जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय समाजवाद। जनता खबर में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। रामलीला के अवसर पर जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने सभी देशवासियों को रामलीला, विजयादशमी, अशोकादशमी की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने कहा कि इस दशहरे को लोगों को अपने शिक्षा, रोजगार, संपत्ति के अधिकार से जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जो विभिन्न प्रकार का मंचन होता है उस पर अपने शिक्षा, रोजगार की भी बात करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। और प्रमुख लोग, जो गणमान्य लोग आते हैं, वह भी इन सब बातों से जनता को प्रेरित करें। आप सब देखते रहिए जनता खबर। जनता खबर आज का विश्लेषण रामलीला पर, विजयादशमी पर, कुछ साथी इसको अशोकादशमी भी कहते हैं। और बड़ा गोलमाल इस बात को लेकर के हो जाता है कभी कभी कि कुछ लोग इस बहस में पूरा समय निकाल देते हैं कि यह विजयादशमी है, तो कुछ लोग की यह दशहरा राम से जुड़ा हुआ सवाल है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, महानुभाव हैं, जो इस दशहरे पर राम का विरोध करते हैं, राम को काल्पनिक मानते हैं। राम को काल्पनिक ही नहीं मानते, खलनायक भी मानते हैं। दो प्रकार के लोग हैं, एक वह जो राम को काल्पनिक मानते हैं, दूसरे वह जो राम को खलनायक मानते हैं। दोनों अपनी बात रखते रहते हैं। और आश्चर्य का विषय तो तब हो जाता है जब राम को काल्पनिक मानने वाले, राम को खलनायक मानने वाले लोग शासन सत्ता में भी आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालते हैं। कभी कभी वह लोग वित्त मंत्री भी बन जाते हैं। और जब वित्त मंत्री बन जाते हैं तो जिस राम को, जिस रामलीला को, जिस राम लक्ष्मण सीता के पात्रता को लेकर के दिन रात कोसते रहते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें करते रहते हैं, एक आंदोलन खड़ा करते हैं राम के विरोध में, रामलीला के विरोध में, और वही रामलीला कमेटियों को पैसा भी देते हैं वित्त मंत्री बनकर के। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का इतिहास है। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो नेता जिसको गरियाता है उसी को माल मलाई भी कर खिलाता है। किसी ने कहा 3 नहीं अब 30,000, डांट 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 अब न बचेगी। उन लोगों ने उनको, जिनके खिलाफ माहौल बनाया, वातावरण तैयार किया, सपना दिखाया कि इनको हम पाकिस्तान भगा देंगे, उनको माल मलाई खिला रहे हैं, माल मलाई खिलाने का काम किया। विभिन्न पदों पर, चाहे एमएलसी हो, चाहे राज्यसभा सदस्य हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विभाग का अध्यक्ष हो, सब कुछ बना रहे हैं। लेकिन एक तबका इस बात में खुश है कि नहीं, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब यह सब पाकिस्तान जाएंगे और सब हमारी हुकूमत हो जाएगी, हम जिनके घूर में, खेत में, मकान में, दुकान में कब्जा कर लेंगे। इस आशा में वोट देता रहता है। और उसको ये बता दिया जाता है कि अब की नहीं, अगले बार, अभी पूर्ण बहुमत नहीं, अगले बार पूर्ण बहुमत आ जाएगा, मामला हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा तबका है जो उसने कहा तिलक तराजू तलवार, डांट डांट इनके मारो चार, इस प्रकार की बातें किया। वो भी शासन सत्ता में आया। लेकिन जिसका विरोध किया था, जिसके खिलाफ वातावरण बनाया था, माहौल बनाया था, आंदोलन सजाया था, मंच सजाया था, मंच से बड़ी बड़ी तकरीरें होती थी कि खबरदार, चंद बिरादरी के लोग इस मीटिंग में हो तो मीटिंग छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि जो बात हम कहेंगे वह नहीं सुन पाएंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई कार्यकर्ता उद्वेलित हो जाए और उस खास बिरादरी के लोग अगर यहाँ मीटिंग में कहीं दिखाई पड़ गए, जनसभा में दिखाई पड़ गए, तो हो सकता हमारा कार्यकर्ता उन पर
हमला कर दे, आक्रामक हो जाए, लिहाजा चंद बिरादरी के लोग मीटिंगों को छोड़ करके चले जाए। ये बाकायदा उत्तर प्रदेश की धरती पर लाउड स्पीकरों से ऐलान होता था। बाद में उन ऐलान करने वालों की सरकारें बनी, और जब सरकारें बनी तो उन्हीं लोगों को उन्होंने माल मलाई भी खिलाया। सारे महत्वपूर्ण पद, बड़े बड़े पद उन्हीं लोगों को, जिनके समाज के खिलाफ, जिनकी जाति के खिलाफ जहर उगलने का काम करते थे। ये सब रामलीला में ताजा हो जाता है विषय, क्योंकि रामलीला में कुछ लोग वह भी दिखाई पड़ जाते हैं। गौर कीजिए, उत्तर प्रदेश के शासन सत्ता में बैठे हुए लोग जो 10 बरस पहले खूब गरियाते थे राम को काल्पनिक बताते थे, खलनायक बताते थे, कुपात्र बताते थे, अपात्र बताते थे, राम पर तमाम विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के सवाल खड़ा करते थे। लेकिन जब सत्ता में माल मलाई खाने के लिए मिल गया तो राम का गुणगान भी करने लगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में, जिनको जब तक माल पानी खाने को मिला तब तक राम बहुत बढ़िया, सीता बहुत बढ़िया, लक्ष्मण बहुत बढ़िया, राम राज बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे ही पत्ता थोड़ा कमजोर बना तो राम को गरियाने लगे फिर से। माने जब शासन सत्ता में थे, माल मलाई खा रहे थे, तब राम अच्छे, रामलीला बहुत बढ़िया, और जैसे ही सत्ता से हटे वैसे ही राम को गरियाने लगे, वो भी क्षेत्र। तो रामचरितमानस का ये जो रामायण का पात्र राम, जन जन के आराध्य राम और विरोधियों के खलनायक के रूप वाले राम, बड़ा विचित्र है रामलीला। और रामलीला अपने अपने हिसाब से होता, कहीं 3 दिन का, कहीं 1 सप्ताह का, कहीं 15 दिन का, कहीं महीना भर का। विदेशों तक में रामलीला होता है। और रामलीला का मंचन रामनगर वाराणसी का मंचन, ऐतिहासिक मंचन, लगभग 200 वर्ष पुराना मंचन। और आज भी किसी भी प्रकार की लाइट का प्रयोग नहीं होता, किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं होता है। ये स्थितियां रहती है उस पर। तो इस प्रकार से रामलीला बड़े ही कौतूहल का विषय होता है। कानपुर, कुछ लोग रामलीला के दिन ही, माने दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन आक्रोश व्यक्त करते हैं और विभिन्न प्रकार की मंच से ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके बारे में जो राम भक्त है, जो राम को मानने वाले हैं, उन्हें वो सब बिल्कुल उल्टा पुल्टा लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। ये भी चलता रहता है भारत में, दोहरी तरफ, राम को मानने वाले, राम को न मानने वाले। लेकिन इन सब में एक कॉमन बात है। कॉमन बात यह है, माने जो दोनों में है, माने जो राम विरोधी है उसमें भी है और जो राम भक्त है उसमें भी है, वो यह बात है। और जो राम को मानने वाले हैं उसमें कभी कभी वो आरोप लगा देते हैं कि भाई इसमें कुछ खास जात के लोग हैं, परंतु जब ढूंढिए तो सभी जातियों के लोग मिल जाते हैं। जो राम को मानने वाले नहीं है, राम को गरियाने वाले लोग हैं, राम को खलनायक बताने वाले लोग हैं, राम को विभिन्न प्रकार की जो है गालियों से, अपशब्दों से नवाजने वाले लोग हैं, उनके बीच में भी यही स्थिति हो जाती है कि प्रायः कुछ खास किस्म की जाति के लोग भी मिल जाते हैं। और आमतौर से जिन जातियों वर्गों के लोग रहते हैं वो तो रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग खास वर्ग के भी लोग पहुंच जाते हैं, उनकी संख्या इक्के दुक्के लोग होती है। तो उनसे भी बात होती तो कहते भाई मैं तो शासन सत्ता के लिए आया हूं इधर, और मामला नहीं बनेगा तो फिर लौट जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास इस बात की भी गवाह। उत्तर प्रदेश की सियासत को देख लीजिए, चंद ऐसे चेहरे आपको मिल जाएंगे जो कभी राम को गरियाते थे, लक्ष्मण को गरियाते थे, सीता जी को गरियाते थे, खूब गरियाते थे एक खास पार्टी के मंच पर जाकर के। लेकिन जैसे ही पलटी मारे, माने इधर आए, माल मलाई वाली पार्टी में आए, वॉशिंग मशीन में पड़े, धुल गए और राम को पूजने लगे। ऐसे भी लोग हैं, और वो एक खास जाति के लोग थे। तो सामान्य प्रक्रिया में दोनों क्या है, जिनमें दोनों का मत एक है, वह प्रक्रिया है लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक न होने देना। जो इधर वाले हैं उधर वाले हैं, दोनों कहते हैं नहीं शिक्षा सबके लिए नहीं, चिकित्सा सबके लिए नहीं, रोजगार सबके लिए नहीं, संपत्ति सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। ये दोनों हैं,
जो राम को गरिया रहे हैं, अपने आप को जो है एक खास समाज का बता रहे हैं, वह भी, और जो राम को मान रहे हैं वह भी। उनका कोई आंदोलन ऐसा नहीं चलता कि सबको शिक्षा दिया जाए, सबको रोजगार दिया जाए, सबको संपत्ति में अधिकार दिया जाए, इस देश में निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था कर दिया जाए, सबको सुरक्षा दिया जाए, सबको न्याय व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। ऐसा आंदोलन न राम को मानने वालों का है, न राम को गरियाने वालों का है। इस मामले में दोनों एक मत है, और शायद यही एक मत ऐक्य जो मिल रहा है, इसी से सरवाइव कर रहे हैं। दोनों जो है इस पर अडिग है कि खबरदार, सबको शिक्षा नहीं होना चाहिए। उनका कभी ऐसा आंदोलन नहीं होता है कि सबको शिक्षा मिले। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो सिद्धांत था, जो संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत था, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको संपत्ति, और सबको सुरक्षा, सबको न्याय, सबको विभिन्न प्रकार की जो है भागीदारी, हिस्सेदारी, साझेदारी, समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं में हिस्सेदारी, साझेदारी, भागीदारी, ये है संपूर्ण क्रांति, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, जिसमें न परिवारवाद था, न पूंजीवाद था, न सामंतवाद था, न जातिवाद था, न संप्रदायवाद था, न क्षेत्रवाद, न भाषावाद। जेपी आंदोलन से निकले हुए विभिन्न नेतागण जो आज की तारीख में पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है, और यह बताते भी नहीं थकते कि हम जेपी मूवमेंट से निकले हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं जेपी न होते तो हम न होते। वह भी जेपी के इन सिद्धांतों को बिल्कुल भूल जाते हैं, नकार देते हैं। माने जातिवाद नहीं करेंगे, संप्रदायवाद नहीं करेंगे, परिवारवाद नहीं करेंगे, पूंजीवाद नहीं करेंगे, सामंतवाद नहीं करेंगे, इन सब बातों को भूल जाते हैं। क्षेत्रवाद, भाषावाद को भूल जाते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, ये तो गुजरे जमाने की बात थी, जेपी ने नहीं किया तो नहीं किया, हम करेंगे। जेपी कभी गांव के प्रधान भी नहीं बने, प्रधानमंत्री की सत्ता तो उनको थाली में सजा करके मिल रही थी। पूरा देश कह रहा था हु आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद कौन? नेहरू के बाद जेपी। तमाम उस समय के जो नेता, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, मीडिया का हो, सब कह रहे थे आफ्टर नेहरू जेपी। जेपी ने नकार दिया। वो सर्वोदय आंदोलन में लग गए, अंत्योदय आंदोलन में लग गए, भूदान आंदोलन में लग गए। आज जेपी के शिष्य न सर्वोदय, न अंत्योदय, न भूदान, जिन के खिलाफ, जिन मुद्दों के खिलाफ, जिन मसाइल के खिलाफ जयप्रकाश ने संघर्ष किया, उन्हीं मसलों को जेपी के चेले मजबूत करने लगे। वो चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो चाहे भाजपा से जुड़े हों, चाहे जनता दल से जुड़े हों। जनता दल परिवार के लगभग सभी लोग जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। भाजपा के भी तमाम लोग, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, सब तो जेपी मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं। लेकिन जेपी का जो संपूर्ण क्रांति था, जेपी का जो समाजवादी चिंतन था, जेपी की जो प्रतिबद्धता थी, जेपी जो एक द्वेष मुक्त, ईर्षा मुक्त, निर्धनता मुक्त, जाति मुक्त, संप्रदाय मुक्त, भाषा के भेदभाव मुक्त, क्षेत्रवाद के भेदभाव के मुक्त जो देश चाहते थे, समाज चाहते हैं, उसकी तरफ चिंता नहीं है। तो अब उसकी तरफ चिंता को मोड़ने के लिए लोगों ने कहा कि भाई जेपी तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिल करेंगे पूरा। ये चूंकि अक्टूबर माह मानी 11 अक्टूबर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म, 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश जी का जन्म हुआ था, और उनकी पुण्यतिथि 3 दिन पहले माने 8 अक्टूबर 1979 को जेपी इस दुनिया में नहीं रहे, तो 8 अक्टूबर को पुण्यतिथि मनाई जाती है।
तो जयंती के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर, और फिर जयप्रकाश जी की कई रविवार तमाम लोग जो है अगले संडे को तमाम लोग दूसरे तीसरे दिन जयप्रकाश की जयंती का आयोजन करते रहते हैं। तो जयप्रकाश की जयंती के आयोजन में कुछ लोगों ने विजयादशमी के दिन भी जयप्रकाश जी पर चर्चा किया, कुछ लोगों ने संडे पर भी जयप्रकाश जी पर चर्चा किया। तो इस प्रकार से जयप्रकाश जी पर भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। पूरे अक्टूबर माह जयप्रकाश पर चर्चाएं चलती रहती हैं। जयप्रकाश आखिर चाहते क्या थे, जयप्रकाश का इस देश की शिक्षा पर क्या रोल था, इस देश की चिकित्सा पर क्या रोल था, इस देश की इंडस्ट्री पर क्या रोल था, इस देश की यूनिवर्सिटी पर क्या रोल था, इन सब बातों पर चर्चा चलती रहती है। इसी श्रृंखला में ठाकुरगंज में राजेंद्र निगम के द्वारा एक कार्यक्रम मनाया गया। अरुण निगम के आवास पर राजेंद्र निगम की सानिध्य में, देखरेख में, और भानु प्रताप सिंह मुख्य रूप से उसमें उपस्थित रहे, और भी गणमान्य लोग रहे, विभिन्न लोग रहे। तो इस प्रकार से कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो जयप्रकाश के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया गया। कहीं पर जयप्रकाश के मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया गया, कहीं पर नारा दिया गया, जेपी तेरी संपूर्ण क्रांति अधूरी, हम सब मिल करेंगे पूरी। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में एक नारा दिया था, लाखों लोगों की उपस्थिति में, वो 5 जून 1974 की रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली मानी जाती है स्वतंत्र भारत में। माने भारत में जब से लोगों ने अनुमान करना शुरू किया, आकलन करना शुरू किया, तब से लेकर अब तक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की रैली प्रथम रैली। कुछ लोगों का मानना है विश्व की प्रथम रैली, विश्व की अब तक की अटूट रैली। इतनी बड़ी रैली विश्व में नहीं हुई, जहां पे जनता निकली और महीनों बाद तक वो घर लौटती रही। महीनों लग गए लोगों को घरों में लौटने में, और पूरी जनता शांतिपूर्वक गांधी मैदान पटना पहुंची। वहां भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया, संपूर्ण हर स्तर पर क्रांति होनी चाहिए। जेपी कहते थे कुएं में भांग मिली हुई है, जब कुएं में भांग ही मिली हुई है तो पूरे कुएं का पानी उलझना होगा या फिर नया कुआं बनाना होगा, तभी बनेगा काम नया समाज बनाने के लिए, जिसमें न जातिवाद हो, न संप्रदायवाद हो, न क्षेत्रवाद हो, न भाषावाद हो, न परिवारवाद हो, न पूंजीवाद हो, न सामंतवाद हो। इस प्रकार की एक संरचना, एक सोच भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की थी। इसी श्रृंखला में जनता दल हिंद कुमार गुजराल इसके लिए काम कर रहा है। जनता दल हिंद कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा और उनकी टीम इस दिशा में काम कर रही है कि भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपने साकार किए जाएं। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित की गई संपूर्ण क्रांति को पूरा किया जाए, संपूर्ण क्रांति को धरातल पर उतारा जाए, उनके मानदंडों पर खरा उतरा जाए, और जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मिशन था उसे पूरा किया जाए। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस, इंदिरा गठबंधन भी इस दिशा में काम कर रहा है और पूरे देश भर के समाजवादियों को जोड़ रहा है। अभी 11 अक्टूबर को इको गार्डन लखनऊ में पूरे देश के समाजवादी जुटे, उसमें चाहे प्रख्यात समाजवादी नेता शरद यादव के अत्यंत निकट रहे सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, जनता दल विधानमंडल दल के नेता हों या अन्य विभिन्न साथीगण रहे हों, सब लोगों ने विभिन्न समाजवादियों ने शिरकत किया। शरद यादव को मानने वाले, कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले, रामसुंदर दास को मानने वाले, चौधरी चरण सिंह को मानने वाले,
और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मानने जानने वाले तमाम साथी जो भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं और भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, वह सब साथी 11 अक्टूबर को मिले। और 11 अक्टूबर को मिलने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, इस देश को राजनीतिक विकल्पहीनता जो बन गई है, राजनीतिक विकल्पहीनता की स्थिति है, उसको भी पाटना है। नो इंडिया, नो एनडीए, माने एनडीए और इंडिया से हटकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों को पूरा करना होगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को धरातल पर उतारना होगा। तो इसके लिए जनता को जगाना होगा, जन जन के बीच जाना होगा। तो इस काम को करने के लिए इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस के विभिन्न साथीगण, विभिन्न घटक दल, विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, वो उन्होंने गांव में जाना शुरू कर दिया। और रिपब्लिकन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शब्द था, पर उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाई हुई थी। रिपब्लिकन पार्टी बनाई बाबा साहब से प्रेरित होकर के विभिन्न लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई। वो विभिन्न रिपब्लिकन पार्टियां, विभिन्न रिपब्लिकन संगठन भी इसी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस में शामिल हो रहे हैं, शामिल हो गए हैं, उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी चर्चा कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था सबको शिक्षा, शिक्षा कुछ जातियों ने कब्जा कर लिया, इसलिए जिन जातियों ने कब्जा कर लिया उनसे शिक्षा को मुक्त कराना है, सबको शिक्षा। फिर बाबा साहब ने कहा कुछ जातियों ने जमीन पे कब्जा कर लिया, तो जमीन को भी उनके कब्जे से मुक्त कराना है, जमीन का सबको देना है, जमीन का विभाजन करना है। और तमाम उन्होंने 80 क्षेत्र बता दिए कि नहीं 80 क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों को बसाना होगा जो शोषित पीड़ित उपेक्षित है। औद्योगिकरण के लिए, इंडस्ट्री के लिए बाबा साहब ने कहा कि कुछ जाति विशेष के लोग हैं जिन्होंने उद्योगों पे कब्जा कर लिया। माने एक जाति विशेष ने शिक्षा पे कब्जा कर लिया, एक जाति विशेष ने भूमि पर कब्जा कर लिया, एक विशेष जाति ने उद्योगों पर कब्जा कर लिया। उन जातियों से शिक्षा को मुक्त कराना है, जमीन को मुक्त कराना है और व्यापार को मुक्त कराना है, उद्योगों को मुक्त कराना है। इन मसलों पर ये जो राम विरोधी हैं, अपने आप को अम्बेडकरवादी भी गाहे बगाहे कहने लगते हैं, उनका कोई ध्यान नहीं। उनका ध्यान सिर्फ चंद जातियों को गरियाने पर, चंद जातियों के प्रति ईर्षा देश चरण तक ही सीमित है। वो अपने लिए भी नहीं सोच पा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भी नहीं सोच पा रहे हैं कि सबको शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, रोजगार मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देन के कारण कुछ लोगों को रोजगार मिला। संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पटना बिहार वाले, जिन्होंने तमाम अपनी जमीन दे दिया जहां पर विधानसभा बनी हुई है, तमाम बिहार सरकार के सरकारी कार्यालय बने हुए हैं वो, और बिहार राज्य बनवाने वाले, बिहार पहले बिहार उड़ीसा, ये सब पूरा बिहार बंगाल ये सब हुआ करता था। तो उस बिहार बंगाल उड़ीसा से अलग करा करके बिहार बनवाने वाले सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष कौन बने? भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये अलग की बात है कि तमाम लोग भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं लेते हैं कि भाई वो कौन हमारी जात के व्यक्ति हैं, और संविधान निर्मात्री सभा में तमाम लोग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही नहीं नाम लेते, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नहीं नाम लेते हैं। विभिन्न वो समितियों के अध्यक्ष रहे भारतीय संविधान में, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन ना बाबा ना कौन हमारी बिरादरी तो थे नहीं पटेल भाई, हम काहे नाम ले। और अबुल कलाम आजाद और हसरत मोहानी,
हसरत मोहानी जी का बहुत बड़ा योगदान, अबुल कलाम आजाद का बहुत बड़ा योगदान और पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान। ऐसे बहुत से लोग रहे जिनका संविधान निर्मात्री सभा के जो बनी उस संविधान निर्मात्री सभा में बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन चंद लोग नाम सिर्फ चंद लोगों का लेना पसंद करते हैं। ये भी एक संविधान की खूबसूरती है, जनता की जागरूकता, भारतीय संविधान की खूबसूरती और भारत की जनता की जागरूकता। एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है और जो बात जिस बात पे आंदोलन होना चाहिए, जिस बात पर चर्चा होना चाहिए, परिचर्चा होना चाहिए, उन बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के आयोजनों को सकारात्मक रूप भी दिया जा सकता है। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी कहती हैं, जैसे किसी भी प्रकार का कोई आयोजन, केवल जरूरी नहीं है कि वो रामलीला हो, दशहरा का मेला हो, विजयादशमी हो, किसी भी प्रकार का कोई आयोजन हो, सार्वजनिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, उसमें देश की जनता के विकास के लिए चर्चा हो जाए। कैसे शिक्षा रोजगार सबको मिले, कैसे संपत्ति का अधिकार मिले, कैसे विभिन्न अधिकार सुरक्षित हो सके, कैसे सबको सुरक्षा मिले, कैसे शीघ्र न्याय मिले, संपूर्ण न्याय मिले, इन सब मसलों पे चर्चा हो। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति पर चर्चा हो जाए, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के समाजवाद पर चर्चा हो जाए। इतना ही नहीं, जैसे बैठे हैं 1500 लोग या 10-5000 लोग, उनके बीच में कुछ डॉक्टर पहुंच जाए मंच पे जो नाच गाना होता है, नाच गाना के बीच में ही कुछ डॉक्टर लोग भी जो है वहां पर पहुंच जाए। वह जो आजकल की विभिन्न बीमारियां हैं उन पर चर्चा करें, बताएं, लोगों को जागरूक करें। जैसे डेंगू आजकल बड़ा फैला हुआ है, तो डेंगू से तमाम मौतें भी हो रही हैं और तमाम लखनऊ राजधानी के तो तमाम अस्पताल जो है बेड भर गए थे सरकारी अस्पतालों के, कोई अस्पताल के बेड खाली नहीं बचे, सब भर गए। स्टेशन पर लिटा लिटा करके जो है, कुर्सी पे बिठा बिठा करके जो है लोगों को ग्लूकोज लगाया जा रहा था और ये सब अखबारों में छपा, अखबारों ने छापा। इस प्रकार की स्थिति बन गई उत्तर प्रदेश की, और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य प्रांतों में भी। तो इस प्रकार से जैसे डॉक्टर आ जाए, वो अपनी चिकित्सा के बारे में बताने लगे। और इतना ही नहीं, कुछ बैंक के लोग आ जाए, लोन बांटने वाले लोग, ऋण देने वाले लोग। वो चूंकि व्यवहारिकता में देखा जाता है कि अरबों खरबों का लोन लेना है, करोड़ों का लोन लेना है, आसानी से हो जाएगा। और पता लगा कि जो है 5000 रुपए, 10,000 रुपए की मुर्गी पालन के लिए लेना है, तो मुर्गी पालन के लिए, बकरी पालन के लिए 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 ये फाइलें अटकी हुई है। 20 साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, जब से बैंक की बनी तब से लेकर के अब तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इन सब मसलों पर बैंक मैनेजर आ जाए, बता दे भाई इन इन कागजों की जरूरत है, यहाँ यहाँ ब्रांच है, आप लोग बताया, आइए हम आपकी मदद करेंगे, ये जरूरी कागजात है, ये जरूरी जरूरतें हैं, आपको लोन मिलेगा। तो क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। इन सब मसलों पर बताने वाले लोग होने चाहिए मंचों पर। इसी प्रकार से शिक्षा के बारे में कुछ लोग, नौजवान बच्चे हाई स्कूल कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कर रहे हैं, फिर वो प्रोफेशनल कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, उनके लिए कैरियर क्या हो सकता है, कैरियर काउंसलर आ जाए मंच पर, 5 मिनट बोल दिए, कार्यक्रम हो गया, संवाद हो गया, नाच गाना भी हुआ, सीताराम लक्ष्मण का संवाद भी हुआ, रावण का संवाद भी हुआ, 5 मिनट फिर बीच में बोल दिया शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, लोन के बारे में, कारोबार के बारे में। इससे क्या होगा कि भारत महान बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। ऐसा जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी कहती हैं, उनका सुझाव रहता है, वो लोगों को प्रेरित करती हैं और कुछ स्थानों पर लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से रामलीला सहित जितने भी आयोजन हैं उन सब की सार्थकता सिद्ध हो सकती है कि कुछ
शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, कारोबार, इन सब मसलों पर भी बात की जाए। लोगों को, गणमान्य लोगों को, ऐसे गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जाए। तो आप सब देखते रहिए जनता खबर, खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।